friends. Today we will learn about how a business or like a big startup or hubs operate, which is related to correlated to our daily life, like transport business, food, FMCG businesses, etc. So we will talk a lot more about related to financial terms on this, how business operate and survive in the market based on a daily competition. So like we were talking about कि अगर समझ लो मेरे दोस्त का ट्रांसपोर्ट बिजनेस है तो कैसे अपने वो जीएल्स हैंडल करता है, ग्रुप लेजर्स हैंडल करता है, जनरल लेजर हैंडल करता है, सॉरी, अकाउंट रिसीवेबल्स हैंडल करता है, अकाउंट्स पेबल हैंडल करता है. सो वी विल सी इनटू दैट. So basically, हर business के लिए every business operates on a three basic things which comes under financial statements. First is your balance sheet, your income statement, also known as profit and loss statement, and third one is your tally or वो basically रहता है ना कि तीन चीजों पे वो ऑपरेट करता है. जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया तुम्हारा, बिजनेस बैलेंस शीट हो गया तुम्हारा, तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस मतलब इनकम स्टेटमेंट हो गया. तो ये तीन चीजें कोई भी बिजनेस को अपना बिजनेस बनाती है और उनको डेली ट्रैक करने में मदद करती है कि उनका कितना आउटवर्ड्स है कितना इनवर्ड्स है. सो बेसिकली उसमें भी अभी दो पार्ट्स आएंगे, अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेएबल. तो होता क्या है, अकाउंट रिसीवेबल वो होता है जो अपने इनवर्ड आ रहा है, अकाउंट्स पेएबल होता है जो अपने को देना है या फिर जो आउटवर्ड जाएगा, कैश आउटफ्लो होता है. जैसे कोई भी लाइबिलिटीज होगी या कोई भी अपना बोलते हैं ना डेप्ट हो गया, वो अपना आएगा अकाउंट्स पेएबल में. और जो जैसे भी जो इनवर्ड आने वाला होगा, जैसे हम लोग ने बोलते हैं ना कि कहीं से कैश आने वाला होगा, कुछ हमने सामान दिया है क्रेडिट पर्पज पे, उसका मतलब वो कुछ का कैश आया नहीं है, तो उसका पेमेंट नहीं आया है, तो वो हो गया अपना कैश इनफ्लो. तो वैसे कैश इनफ्लो आता है बिजनेस पे. तो अभी इसका बिलिंग प्रोसेस जनरल में अगर चालू करेंगे तो इसमें अपने पास होते हैं चार से पांच स्टेजेस. लाइक होता है स्टार्ट डेट, एक्यूमुलेशन, एंड डेट, ग्रेस पीरियड एंड पेमेंट डेट. सो एक एक बात करेंगे. जैसे स्टार्ट डेट हो गया, तो इसमें से बेसिकली जब बिजनेस ओपन होता है ना, साइकिल ओपन होता है, जैसे वो होता है कि रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन एंड एवरी लॉस, लाइक क्रेडिट हो या कुछ भी हो तो वो रिकॉर्ड होता है कीपिंग टाइम. और एक्यूमुलेशन मतलब उसमें जब जो सारे चार्जेस होते हैं, फीस होते हैं, बोलते हैं ना, अगर मैंने किसी को अपना बोलते हैं कि अगर मैंने अपना किसी को स्टॉक दिया है या फिर बोलते हैं ना कुछ माल दिया है 2/10 पर्पज पे, तो 2/10 मतलब क्या है, तो मैंने दिया है उसको 20% पे. अगर वो 10 दिन में मुझे देता है तो उस पर चार्जेस होंगे 20%. अदरवाइज उसके उस पर जितने भी मतलब जो क्रेडिट ओरिजिनल उसके क्रेडिट टैक्स है या क्रेडिट एग्जेम्पशन है, उन 10 दिनों के लिए वो बच जाएगा. बट वो 10 दिन जैसे ही कवर हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, और उसमें अगर उसने पेमेंट नहीं किया मेरा, तो उसको जो फुल क्रेडिट बोलते हैं ना प्राइस है या फिर टैक्सेस है, वो उसको पे करने पड़ेंगे जितने भी होंगे उस पे. तो वो उन 10 दिनों के लिए, सिर्फ 10 दिनों के लिए वो एग्जाम्प्ट रहेगा. इसलिए उसका नाम दिया है 2/10. सो इसका भी ग्रेस पीरियड होता है. जैसे अगर कुछ भी अपने फैमिली में अनसर्टिनिटी आती है या बिजनेस में अनसर्टिनिटी आती है, कुछ लॉस होता है, तो उसका एक ग्रेस पीरियड होता है जैसे 20 to 25 डेज. तो वो एक मैक्सिमम ग्रेस पीरियड कंपनी अलाउड करती है. अब ये भी कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सा फिजिकल ईयर वेरिएंट यूज कर रही है. जैसे कैलेंडर ईयर यूज कर रही है, जैसे अपना हो गया जनवरी टू दिसंबर. तो जनवरी टू दिसंबर में अगर वो बोलते हैं ना कि 12 महीने का टाइम होता है, तो उसके बाद कितना कंपनी ग्रेस पीरियड देती है. जैसे सैप फिको में होता है कि हम लोग जैसे अब एक कंसल्टेंट अगर वो बना रहा है, तो ये तो कंसल्टेंट के हाथ में होता है. तो अगर वो कंसल्टेंट अगर सैप सिस्टम सेटअप कर रहा है, तो यूजुअली कंपनी उसको देती है कि चल भाई 14 मंथ्स का होता है उनका टोटल कैलेंडर, मतलब 12 महीने उनका रहेगा कि वो लोग नॉर्मल अपना करेंगे जितना भी है. और एक महीना उनका एडजस्टमेंट एंट्री रहेगा और एक महीना उनका वो रहेगा, मतलब ग्रेस पीरियड रहेगा, ऐसा है. तो 14 मंथ्स का वहाँ पे यूज होता है. तो वैसे बिजनेस में कहीं कहीं पे 20-25 दिन का यूज होता है या शायद कम भी होता है, 10 to 15 डेज भी हो सकता है. तो ये बिजनेस प्रोपागंडा है, ठीक है. तो उसके भी पेनल्टी लगता है, पेमेंट ड्यू रहता है, जैसे उसका एक डेडलाइन होता है उसका भी. वो नहीं क्रॉस किया तो उस पे क्रेडिट का एग्जाम्पशन तो हटेगा ही हटेगा. बट उसके बाद उस पे बोलते हैं ना एक पेनल्टी लगेगा कि भाई तूने मेरा ऐसा नहीं दिया. जैसे बैंक नहीं गया इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन उस पे एक सब्ड्यू इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, तो वो लगेगा. और वो सब होता है कैलेंडर बेस पे. अभी कुछ कंपनीज में होता है जैसे अपने फाइनेंशियल टर्म्स पे ईयर चालू होता है, जैसे अप्रैल में नया साल चालू हो गया कंपनी का, वो रोलिंग पूरा मई तक चलता है. तो अप्रैल टू मई हो गया वो कैलेंडर ईयर कंपनी के लिए. और अपन अगर नॉर्मल ईयर फॉलो कर रहे हैं एज पर इंडियन आईएसटी स्टैंडर्ड्स, तो हो गया वो जनवरी टू दिसंबर. ये भी होता है. तो दो या तीन टाइप्स के कैलेंडर ईयर होते हैं. अकॉर्डिंग टू कंपनी इट इज बेस्ट.
So let's talk about the three very important points in business cycle. One is purchase order, second is receiving or GRN, which is goods receipt note, and third one is supplier invoice. परचेस ऑर्डर में क्या होता है कि बिजनेस के पास वो परचेस ऑर्डर आता है। जैसे अगर मैंने 100 यूनिट्स मंगाए किसी बिजनेस से, या फिर मैंने बोलते हैं ना 100 ट्रक्स का ऑर्डर प्लेसमेंट दिया है मेरे दोस्त को, तो वो हो गया परचेस ऑर्डर। उसमें उसका एक ट्रक का रेट, क्वांटिटी, जितना भी है, जो भी है डिटेल स्पेसिफाइड रहेगा उसमें, वो परचेस ऑर्डर होता है। और वो लाइक एक रिक्वेस्ट रहता है, ठीक है। तो उसके बाद है ना, कंपनी के पास आता है रिसीविंग रिपोर्ट, जैसे गुड्स रिसिप्ट रिसिप्ट नोट। तो गुड्स रिसिप्ट नोट क्या होता है, ये बिजनेस कंपनी फॉर्म करती है कि भाई ये तूने इतना इतना मंगाया, इसका इतना इतना बिलिंग हुआ, इस पे इतने जीएसटी चार्जेस है, आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी चार्जेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन टैक्स इन स्टेट और आउटवर्ड स्टेट का जो भी टैक्सेशन रहेगा उस पे लग जाएगा। वो लगेगा, फिर उस पे जो सप्लायर इनवॉइस है, जैसे वेंडर बिल्स, क्वांटिटीज, प्राइस एंड टोटल्स, वो सब आएगा। तो इसमें भी अभी एक होता है कि एजिंग रिपोर्ट्स होती है। जैसे अभी कंपनी ने कोई चीज अभी दी है क्रेडिट पे, तो डेज ऑफ सेल्स आउटस्टैंडिंग होता है। डेज ऑफ सेल्स आउटस्टैंडिंग में क्या होता है कि कंपनी अपने बोलते हैं ना क्रेडिट लिमिट क्या सेट कर रही है और कितने टाइम तक सेट कर रही है। अब डेज ऑफ आउटस्टैंडिंग में रहता है कि एट रिस्क पेमेंट, कंपनी का जो पेमेंट होता है वो एट रिस्क होता है, ठीक है, क्योंकि उस कंपनी को अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। तो उसको बोलते हैं डेज ऑफ सेल्स आउटस्टैंडिंग। मतलब उसने सेल किया, लेकिन क्रेडिट पर्पज पे उसका पेमेंट उसको आया नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि कोई भी अगर बिजनेस है या फिर कोई भी फर्म है, स्टार्टअप है, तो उसका जितना लो टीएसओ हो, मतलब डेज ऑफ सेल आउटस्टैंडिंग आई, तो जितना भी वो कम हो, उस बिजनेस को उतना सक्सेसफुल माना जाता है, क्योंकि उसका कैश फ्लो उतना ही स्ट्रांग होता है। मतलब कंपनी अपना टाइमली पेमेंट वसूल पा रही है, मतलब टाइमली वसूल ले रही है वो कंपनी। सो इट इज हाउ इट द डेज ऑफ सेल्स आउटस्टैंडिंग ऑपरेट्स। And this is not something like every business should be having like timely or nothing. Every company and every business has its own criteria, its own limitations, its own bargains, and its own operational efficiency or inefficiency, whatever we can say. So वो कंपनी टू कंपनी या बिजनेस टू बिजनेस पे डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा मानते एक बोलते हैं ना, आईएफआरएस ने सेट सेट करके रखा है। आईएफआरएस इज अ नथिंग बट इंडियन फाइनेंशियल रेगुलेशन सिस्टम। तो उसने सेट करके रखा है कि भाई जितना कंपनी का लो टीएस हो, तो उतना दोनों फायदे में रहेंगे। एक तो जो देखो परचेसर है, वो भी फायदे में रहेगा कि वो एग्जामेशन में, मतलब एग्जामेशन के आउटवर्ड नहीं जाएगा, उसको जितना भी 2/10 है या 1/10 है उसको मिलेगा। और बाकी चीज की कंपनी का भी रिकॉर्ड्स अच्छा रहेगा अपने बिजनेस ऑपरेशंस में, कि भाई चलो हमने इस बंदे से इतना इतना दिया था और उसने सुटेबल टाइम में पे कर दिया। मतलब बोलते हैं ना, मगजमारी नहीं होता है कि भाई आफ्टरवर्ड्स एडजस्टमेंट में हो जाएगा काम, ऐसा। सो दिस इज हाउ द कंपनी ऑपरेट्स ऑन इट्स रेगुलर टर्म्स। एंड the like companies also connected these two terms like accounts payables and account receivables in this FICO term। एंड वो सब काम इंटरनल अपने सिस्टम पे होता है कि भाई किसने कितना पे किया, एंड दे यूज डिफरेंट टी कोड्स फॉर दिस। लाइक इट इज अ इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन कि भाई किसने कितना पे किया, दैट इज अ रिकॉर्ड कीपिंग, कंप्लीटली प्योर रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज होता है और कोई यूज नहीं इसका। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कंफर्म इन दिस वीडियो कि भाई बिजनेसेस ऑपरेट करना लाइक उसमें सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती है। इट्स ऑल अ मैट्रिक्स। लाइक सिर्फ आपको वेंडर या कस्टमर नहीं चाहिए, या फिर बोलते हैं ना कि आपको सिर्फ थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं चाहिए, लेकिन आपको ये सब ट्रैक करना पड़ता है। टाइमली ट्रैकिंग इज ओनली हाउ बिजनेसेस ऑपरेट इन द ग्लोबल सिनेरियो। लाइक वेदर इट बी अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, कितना पे करना है, कितना रिसीव करना है, ये सब कंपनी के हाथ में होता है। कंपनी के हाथ में होता है। और कंपनी इवन इफ वो थर्ड पार्टी हायर कर दी इन सब काम के लिए, तो उसको भी ट्रैक करना है। उसको भी ट्रैक करना कंपनी का ही काम है। कोई कंपनी थर्ड पार्टी सामने से आके नहीं बोलेगी कि भाई आपका इतना इतना, बोलते हैं ना, वसूलना बाकी है। कंपनी शुड, इट्स अ कंपनीज ड्यूटी टू पुट अ रिमाइंडर ऑन थर्ड पार्टी कंपनी इफ इट assigns so ever। But yeah, so the basic formula is the basic good bookkeeping of the accounts and managing ledgers, managing tally, and doing reconciliation on a daily basis. Reconciliation is nothing but कीपिंग इन पार विथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटीज आपके मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको ही बोलते हैं रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बट एसेट्स और एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज और इक्विटी। आपको लाइबिलिटीज और इक्विटी को सम अप करके आपका टोटल जितना भी एसेट्स है वो बनना चाहिए।
मतलब आपके कभी भी है ना एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए उसके लायबिलिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज योर एसेट्स माइट बी एट रिस्क बिकॉज आपको एसेट्स फिर डिप्रिशिएटिंग वैल्यू पे बेचने पड़ सकते हैं, वो कहीं पे मॉर्गेज रखने पड़ सकते हैं। सो दैट इज इट। So thanks for connecting with me for this some while. So these were some key insiders from the business point of view, which we like use in daily report. अभी इसमें सारी चीजें आ जाती है बिलिंग्स से लेके सब AR APs. So that's it. So signing out for today. Thank you. Keep it up.